जादुई प्याज। गणेश एक मेहनती किसान था और वो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत गरीब था। एक दिन गणेश अपने खेतों में हल जोत रहा था, तभी वहाँ सीमा आती है। देख लो सीमा, इस भरी ठंडी में खेतों में काम करना कितना मुश्किल है। मैंने तो आपको कितनी बार कहा है जी कि मुझे भी अपने साथ खेत में काम करने दीजिए, लेकिन आप है कि मानते कहाँ हैं। अब काम तो मैं ही करूंगा, पर तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुम घर का सारा काम करती हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैं तो सुबह शाम भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि खाने में क्या लाई हो? बहुत जोरों की भूख लगी है। गणेश खाना खाने बैठता है और देखता है। माफ करना जी, घर में थोड़ा ही आटा बचा था, इसलिए सिर्फ रोटी पका कर लाई हूँ। इसे प्याज के साथ खा लो। कोई बात नहीं, मैं यही खाकर पेट भर लूंगा। सीमा अपने पति को खाना खिलाकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कि बीच सड़क पर एक बच्ची बेहोश पड़ी थी। हाय राम, ये बच्ची कौन है? बेटा, बेटा क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो। लगता है ठंड की वजह से इसको बुखार हो गया है। बेटा आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? माँ, क्या हुआ बेटा? बहुत ठंड लग रही है और बहुत भूख भी लगी है। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ और गर्म कपड़े देती हूँ। ठीक है आंटी। फिर सीमा उस बच्ची को अपने घर की ओर लेकर चल पड़ती है। घर पहुंचकर सीमा सोचती है, मैंने इस बच्ची को खाना खिलाने के लिए तो कह दिया, मगर मेरे घर में तो कोई दाल सब्जी ही नहीं है। हे भगवान, क्या करूँ? तब सीमा जल्दी से नमक के पराठे बना देती है और उसे लस्सी और प्याज के साथ उस बच्ची को देती है। बेटा, मेरे घर में कोई दाल सब्जी नहीं है, इसलिए मैंने नमक के पराठे बना दिए हैं और साथ में लस्सी और प्याज है। बच्ची उस प्याज के साथ पेट भरकर खाना खाती है। शुक्रिया आंटी जी, आप बहुत अच्छी हो। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। बच्ची अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसमें एक प्याज था। आंटी, मैं आपको एक तोहफा दे रही हूँ। ये जादुई प्याज है। ये प्याज कोई भी चीज को छुए तो वो सोने की बन जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है? मैं सच कह रही हूँ आंटी। तभी घर पर किसी के आने की आवाज आती है और वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अरे, अभी तो ये बच्ची यहीं थी, कहाँ चली गई? तभी गणेश अपने घर पर आता है। सीमा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, चूड़ियाँ लेकर आए हैं आप मेरे लिए। चूड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर गणेश सीमा को चूड़ियाँ देता है। सुनते हो जी, वो अभी यहाँ एक लड़की थी, क्या आपने उसे बाहर जाते हुए देखा? क्या? लड़की? नहीं तो, मैंने तो किसी को नहीं देखा। फिर सीमा गणेश को सारी बात बताती है। देखो, उसने मुझे ये प्याज दिया और बोल रही थी कि ये जादुई प्याज है, किसी भी चीज को छुए तो वो चीज सोने की बन जाएगी। ये कैसे हो सकता है? अरे वो बच्ची तुमसे मजाक कर रही होगी। एक बार आजमा कर तो देखते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है। चलो फिर अपनी इन चूड़ियों को ही सोने का बना लो। फिर सीमा जादुई प्याज से चूड़ियों को छूती है और वाकई में चूड़ियां सोने की बन जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखा, देखा आपने, मैंने आपको कहा था ना। अरे वाह, ये तो वाकई में सोने की बन गई है। सुनते हो, घर में ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस चूड़ी को सुनार की दुकान पर बेचकर कुछ खाने का सामान ले आइए ना। गणेश सोने की चूड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार में सुनार की सिर्फ दो ही दुकानें थी, एक गुलजारी लाल की, दूसरी हरि दयाल की। गणेश गुलजारी लाल की दुकान पर जाता है। राम राम गुलजारी लाल जी। राम राम गणेश, क्या बात है भाई, आज हमारी दुकान में कैसे आना हुआ? दरअसल मैं ये चूड़ियां बेचने आया हूँ। अरे अरे, तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक सुनार हूँ। जी जी, मैं जानता हूँ, ये चूड़ी सोने की है। सोने की चूड़ियाँ तुम्हारे पास कैसे? फिर गुलजारी लाल सोने की चूड़ियाँ चेक करता है। चूड़ियाँ वाकई में ही सोने की थी। सोने की चूड़ियाँ देखकर गुलजारी लाल के मन में लालच आ जाता है। अरे गणेश, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या हुआ गुलजारी लाल जी? अरे ये चूड़ियाँ सोने की नहीं है, पीतल की हैं। क्या? पीतल की? हाँ हाँ, पीतल की। पीतल की चूड़ियों के मैं सिर्फ तुम्हें 500 रुपए ही दूंगा। चाहिए तो ले लो, वरना चलते बनो।
घर में कुछ खाने का सामान नहीं होने की वजह से गणेश गुलजारी लाल से 500 रुपए ही ले लेता है और चूड़ियां उसे दे देता है। फिर वो अपने घर आ जाता है। आप चूड़ियां बेच आए? हाँ, ये लो 500 रुपए। सोने की चूड़ियों के सिर्फ 500 रुपए? अरे वो चूड़ियां सोने की नहीं, पीतल की थी। क्या? पीतल की? ये नहीं हो सकता। उस बच्ची ने बोला था कि ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। अरे छोटी बच्ची थी, उसे सोने और पीतल में क्या फर्क पता। नहीं जी, मुझे लगता है ना सुनार ने आपको बेवकूफ बनाया है। हम एक और सोने की चीज बना देते हैं। फिर सीमा ने जादुई प्यास से अपनी पायल को छुआ और पायल सोने की बन गई। इस बार ना आप ये पायल किसी दूसरे सुनार को बेचना। फिर सोने की पायल बेचने के लिए गणेश बाजार की ओर चल पड़ता है। मगर गणेश को हरिदयाल की दुकान पर जाते हुए देख गुलजारी लाल देख लेता है। अरे, लगता है ये फिर से कुछ बेचने आया है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। गणेश हरिदयाल की दुकान पर पहुंचता है। अरे गणेश, कैसे आना हुआ? मैं ये सोने की पायल बेचने आया हूँ। क्या ये वाकई में सोने का है? उसी वक्त वहां पर गुलजारी लाल आ जाता है और आंख मारकर हरिदयाल को कहता है, अरे भैया, ये मेरी दुकान पर भी सोने की चूड़ियां बेचने आया था, मगर वो सोने की नहीं पीतल की थी। हरिदयाल समझ जाता है कि गणेश को ठगना है, इसलिए सोने की पायल को जांचने का नाटक करते हुए, अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा! क्या रे गणेश, सुनार को बेवकूफ बनाने आया है क्या? पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, पर क्या बात है हरिदयाल जी? अरे ये पायल सोने का नहीं पीतल का है, और इस पायल का मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपए दे सकता हूँ। बोलो क्या करना है? इस बार हरिदयाल भी गणेश को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। गणेश 500 रुपए लेकर घर की ओर चल पड़ा। इसका पीछा करके तो देखें, आखिर ये इतना सारा सोना कहाँ से लाता है। फिर गुलजारी लाल और हरिदयाल गणेश का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। सीमा, ये लो 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए? हाँ, ये पायल भी पीतल का ही निकला। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है इस बार भी सुनार ने आपको ठगा है। सीमा, ये भी तो हो सकता है ना कि जादुई प्याज सोने का नहीं बल्कि पीतल की चीजें बनाता हो। पता नहीं क्यों जी, पर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा। मुझे पूरा विश्वास है ये जादुई प्याज चीजों को सोने का ही बनाता है। देखिए, अब मैं इस बर्तन को सोने का बनाती हूँ और इसे बेचने में खुद जाऊंगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर सीमा ने जादुई प्यास से बर्तन को छुआ और छूते ही बर्तन सोने का बन गया। ये देखकर गुलजारी लाल और हरिदयाल की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर रात के वक्त दोनों गणेश के घर आकर जादुई प्याज और सोने का बर्तन चुरा कर ले जाते हैं। अरे वाह भैया, हमने गणेश को ठगा तो ठगा, साथ में सोना बनाने वाले जादुई प्याज को भी चुरा लिया। फिर दोनों लालची मिलकर जादुई प्याज को गुलजारी लाल की सोने की भरी तिजोरी में रख देते हैं और दुकान बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन अलमारी के अंदर से जादुई प्याज और सोने का बर्तन ना मिलने पर गणेश और सीमा बहुत दुखी होते हैं। हे भगवान, हमारा जादुई प्याज और सोने का बर्तन कोई चुरा कर ले गया। अब क्या होगा? जिसने भी जादुई प्याज को चुराया होगा ना, भगवान उसे सजा जरूर देंगे। उधर गुलजारी लाल और हरिदयाल जैसे ही तिजोरी को खोलते हैं, उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इनकी तिजोरी में रखा हुआ सारा सोना अब सड़े हुए प्याज बन चुका था। अरे अरे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जादुई प्याज की वजह से तिजोरी में रखा हुआ हमारा सारा सोना प्याज बन गया है। अब हम क्या करें? अरे हरिदयाल, तुम ही कुछ बताओ। अरे भैया, ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। हमें अभी जाकर गणेश से माफी मांगनी चाहिए। फिर दोनों गणेश के घर जाते हैं। गणेश, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारा जादुई प्याज चुराया था। फिर दोनों ने जादुई प्याज की वजह से तिजोरी में रखा हुआ अपना सारा सोना सड़े हुए प्याज बन जाने की बात कही। हम आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। वो चूड़ियां और पायल भी सोने की ही थी, हमें माफ कर दो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो जादुई प्याज सोने की ही चीजें बनाता है।
फिर गणेश उन दोनों को माफ करके गुलजारी लाल के सड़े प्याज बने हुए सारे सोने को फिर से जादुई प्याज की मदद से सोने में बदल देता है और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जादुई बैंगन। दादी, क्या परियां सच में होती है? हाँ, परियां सच में होती है बेटा। दादी, ये परियां दिखने में कैसी होती है? परियां तो बहुत सुंदर होती है। उसके सुंदर कपड़े और वो पंख उसने जो पहने होते हैं ना, वो तो बहुत सुंदर होते हैं, जिनसे परियां और भी सुंदर दिखती है। क्या दादी, धरती पर भी परियां आती है? नहीं बेटा, वो तो आसमान पर सितारों के बीच रहती है, लेकिन वो कभी कभी धरती पर घूमने आती है, इसलिए तो बहुत से लोगों ने उन्हें देखा है। दादी की बातें सुनते सुनते दोनों बच्चे सो गए थे। फिर दादी भी सो गई। ये कहानी है रूपनगर गांव में रहने वाली बूढ़ी गायत्री की, जिसके बेटे अशोक और बहू नंदिनी का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। अशोक के 2 बच्चे हैं, आनंद 7 साल का और रूपा जो अभी 5 साल की है। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब बूढ़ी गायत्री पर है। गायत्री गांव में सब्जी बेचकर बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक सुबह बूढ़ी गायत्री अपने खेतों से सब्जी की टोकरी भरकर पूरे गांव में घूम रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। गांव में घूमते घूमते गायत्री थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक 1 पैसे की बिक्री नहीं हुई। पता नहीं भगवान आज क्या होगा। गायत्री एक गठरी से 2 सूखी रोटियां निकालती है और उन्हें खाने लगती है। अम्मा, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना। भूख लगी है? आजा, यहाँ पे बैठ। बूढ़ी गायत्री अपनी सूखी रोटी उस बच्ची को देती है और वो बच्ची देखते ही देखते सारी रोटी खा लेती है। धन्यवाद अम्मा, आप बहुत अच्छी हो। देखो, आपकी रोटी से मेरा पेट भर गया, लेकिन अब आप क्या खाओगी? मुझे भूख नहीं है बेटा। अच्छा तू ये बता, तेरा घर कहाँ है और तू अकेली यहाँ क्यों घूम रही है? ये सारा गांव मेरा ही तो घर है अम्मा। वो बच्ची हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है और आगे जाते ही गायब हो जाती है। अरे, अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन ऐसे अकेले न जाने कहाँ घूम रही है। उसके बाद बूढ़ी गायत्री सब्जी की टोकरी सर पर उठाती है और फिर से गांव-गांव घूमने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। दूसरी तरफ सेठ और उसका आदमी गायत्री के घर पर आकर बच्चों को धमकाता है। बुढ़िया से कहना मेरे पैसे मुझे चाहिए, नहीं तो सबको घर से निकाल दूंगा, समझे? इधर रोजाना की तरह आज भी बूढ़ी गायत्री खाली ही हाथ घर लौटती है। आज कुछ भी नहीं बिका, 1 रुपए तक की कमाई नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा? मैं बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगी? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी, आ गई आप? आपको पता है वो सेठ जी और उसके आदमी आए थे। वो बोल रहे थे कि दादी से बोलना हमारे पैसे लौटा दे, नहीं तो वो हमें घर से निकाल देंगे। आनंद की बातें सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं उनके पैसे लौटा दूंगी। दादी, अगर सच में उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, चलो हम खाना बनाते हैं। दादी कुछ सब्जियां डालकर चावल बनाती है और बच्चों को खिलाती है। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन गायत्री को नींद नहीं आ रही थी। भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा, इन बच्चों का क्या होगा? ये घर भी सेठ के पास गिरवी रखा हुआ है। अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो सेठ हमें घर से निकाल देगा। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने तक की कमाई नहीं है, तो कर्जा चुकाने की तो सोच भी नहीं सकती। न जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है। गायत्री बहुत परेशान थी। रात को गायत्री को एक सपना आता है।
मैंने तुम्हारे आंगन में जादुई बैंगन का पौधा लगाया है। इसमें रोज सोने का बैंगन लगेगा। तुम उसे बेचकर खूब पैसे कमा सकती हो। लेकिन अगर तुमने लालच किया तो इसका जादू असर नहीं करेगा, बल्कि बहुत बुरा होगा। अगली सुबह गायत्री उठती है। वो आंगन में देखती है। हाँ, क्या सच में ये जादुई बैंगन का पौधा है? अरे अरे हाँ, इस पर तो सोने का बैंगन लगा हुआ है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तभी आनंद और रूपा भी बाहर आते हैं। दादी, ये पौधा कहाँ से आया और इस पर ये बैंगन कैसा है? दादी सपने में आई परी की बात बच्चों को बताती है। सच में दादी, आपने सपने में परी को देखा? परी हमारे यहाँ बैंगन का पौधा लगा कर गई है। हाँ, और ये सोने का बैंगन है। दादी, परी को बोलना ना, मुझे भी उसको देखना है। वो मेरे सपने में भी आए। अच्छा ठीक है, अभी तुम दोनों यही रुको, मैं ये बैंगन बाजार में बेच कर आती हूँ। बूढ़ी गायत्री वो सोने का बैंगन लेकर बाजार जाती है। एक सुनार की दुकान पर वो उसे बेचती है और उसके बदले उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। गायत्री जैसे ही पैसे लेकर अपने घर आती है, वो देखती है कि रास्ते में राशन की दुकान है। वो उस दुकान से खूब सारा राशन भी ले लेती है। गायत्री घर आकर पैसे संभाल कर रखती है और बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाती है और वो सब मिलकर खाना खाते हैं। कुछ ही देर में सेठ भी अपने आदमियों को लेकर उनके घर आता है। ए बुढ़िया, कहाँ छिप कर बैठी है? मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? दादी, देखो ना, वो अंकल आए हैं। तुम यहीं बैठो, मैं अभी इसके सारे पैसे चुका देती हूँ। गायत्री पैसे लेकर बाहर आती है। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे पूरे सूद समेत हैं। क्या सारे पैसे? हाँ हाँ, पूरे पैसे हैं, चाहो तो गिन लो। सेठ पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे गायत्री की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। गायत्री बच्चों का दाखिला अच्छे से स्कूल में करवा देती है और दोनों बच्चे फिर से स्कूल जाने लगते हैं। अब गायत्री हर रोज एक सोने का बैंगन गांव के अलग अलग सुनारों को बेचने लगी, जिससे उसके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अब गायत्री अपने छोटे से घर को बड़ा बना लेती है। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी गायत्री का नाम दूसरे गांव में भी जाना जाने लगा था, क्योंकि वो गरीब लोगों को खूब दान दिया करती थी और उनकी हर तरह से मदद किया करती थी। अब उनके घर से कोई भी भूखा नहीं जाता था। ये सब देखकर सेठ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे, ये बुढ़िया के पास आखिर इतनी धन दौलत आई कहाँ से है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। एक दिन बूढ़ी गायत्री सोने का बैंगन तोड़ रही थी। इन जादुई सोने के बैंगनों से कितने लोगों का भला हुआ है। अगर ये बैंगन का पौधा नहीं होता तो न जाने हम सब का क्या होता। क्या सोने का बैंगन? तभी ये बुढ़िया लोगों को इतने पैसे बांट रही है। रात को जब सब गांव वाले अपने घरों में सोए हुए थे, उसी रात सेठ गायत्री के घर में चुपके से जाता है और उस जादुई बैंगन के पौधे को उखाड़कर अपने घर ले आता है। अब देखना, ये जादुई बैंगन मेरे घर के आंगन में मुझे खूब सारे सोने के बैंगन देगा। अगली सुबह जब सेठ उठकर देखता है तो उसे उस पौधे पर सोने का बैंगन लगा मिलता है। अरे क्या बात है, सोने का बैंगन! जैसे ही सेठ उस बैंगन को तोड़ता है तो सेठ के घर के अंदर से सारा धन और जेवर बैंगन के पौधे के अंदर आकर समाने लगता है और जादुई सोने का बैंगन भी उस पौधे में समा जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, मेरी सारी जमा पूंजी कहाँ जा रही है? तभी सेठ की पत्नी चिल्लाने लगती है। अरे अरे जी, ये सब क्या हो रहा है? मेरे सोने की चूड़ियां मेरे हाथों से खुद ही निकल कर जा रही है। हाय, अरे मेरे गले का हार! हे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये पौधा तो मेरा सब कुछ निकल गया। तभी गायत्री और उसकी पोती रूपा भी सेठ के घर आ जाती है। दादी, वो देखो, सेठ हमारे बैंगन के पौधे के पास बैठा है। मैंने बोला था ना
परी सच में मेरे सपने में आई थी और उसने बोला था कि हमारा जादुई पौधा ये सेठ चुरा कर लेकर गया है। हाँ, ये तो इसी सेठ की करतूत है। देखो अब कैसे बैठा हुआ है, गवा लिया ना अपना सब कुछ, और करो चोरी। बूढ़ी गायत्री और रूपा सेठ के आंगन से अपना जादुई बैंगन का पौधा उखाड़कर अपने घर के आंगन में फिर से लगा देते हैं और सेठ सर पर हाथ रखकर खूब पछताता है। तो देखा आपने, लालच करने से कितना बुरा होता है।